हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो अरस्तु के जो दास्ता संबंधी विचार हैं वो उसकी रूढ़िवादिता के परिणाम है, क्योंकि उस समय जो दास प्रथा यूनान में प्रचलित थी वो वहाँ के यूनानी जीवन का एक विशेष अंग थी। यूनानी संस्कृति के जो वेवी प्रसाद की जो नींव रखी गई थी उसमें दासों का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि दासों के परिश्रम के द्वारा ही उस संस्कृति की नींव रखी गई थी। इस कारण यूनान के जो जीवन है उसमें दासों का एक विशेष महत्व था। यूनान में जो भूमि का स्वामित्व था वो कुलीन वर्ग के हाथ में था, और जो उनके अधीन जो उत्पादन का कार्य करते थे वो उन श्रम जो भूमि है या उन खेतों में जो उत्पादन का कार्य किया जाता था या जो शारीरिक श्रम का कार्य किया जाता था ये दासों के द्वारा किया जाता था। तो वहाँ पे कुलीन वर्ग के द्वारा इन दासों को अपनी कृषि कार्यों के लिए रखा जाता था। अन्य पारिवारिक कार्यों के लिए वहाँ पे दास व्यवस्था है वो अनिवार्य या आवश्यक थी, क्योंकि यूनान में ये सभी कार्य हैं वो दासों के द्वारा किया जाता था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, वह यानी स्वामी उसका दास नहीं है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है। यानी अरस्तु है वो दास को अपने स्वामी के अधीन कर देता है पूर्णतः, कि दास है वो पूर्णतः अपने स्वामी के अधीन है, उनको स्वयं को स्वतंत्रता नहीं है। वह कहता है कि जो अपनी प्रकृति से अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, और फिर भी अगर वह मनुष्य है तो वह निश्चित रूप से या स्वभाव से ही दास है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का नहीं है अपनी प्रकृति से तो वह निश्चित रूप से स्वभाव से दास है। तो ये अरस्तु दास व्यवस्था के संदर्भ में बताता है। अरस्तु मानता है कि व्यक्ति के पास जो संपत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक निर्जीव होती है, एक सजीव संपत्ति होती है। निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत हम जैसे मकान, खेत है या अन्य जो अचल संपत्ति है जो निर्जीव होती है उनको शामिल करते हैं, जबकि जो सजीव संपत्ति है उसके अंतर्गत हम उसके पशुधन जैसे घोड़े हैं, हाथी घोड़े, अन्य पशु हैं और दास हैं। तो अरस्तु दासों को एक व्यक्ति की सजीव संपत्ति के अंतर्गत शामिल करता है। अरस्तु मानता है कि दास हैं वो एक सजीव संपत्ति होते हैं, और अरस्तु दासों को एक पारिवारिक संपत्ति की तरह मानता है, क्योंकि पारिवारिक आवश्यकताओं या परिवार के जो कार्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दास हैं वो आवश्यक हैं या उनमें सहायक हैं। इस तरह अरस्तु दासों को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा के आधार, यानी दास प्रथा का क्या क्या औचित्य है, किस कारण दास प्रथा है वो उपयोगी है। तो पहला है कि दास प्रथा स्वाभाविक है। अरस्तु कहता है कि जो दास प्रथा है वो प्राकृतिक है, यानी दास प्रथा स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है, ये कृत्रिम नहीं है। अरस्तु ने कहा है कि हम मनुष्य को मोटे रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक जिनकी आत्माओं ने, पहला है जिनकी आत्माओं में प्रकृति ने शासन करने के लिए बनाया है। दूसरा वह है समूह है जो आज्ञा मानने का सिद्धांत है या जो आज्ञा मानने के लिए है। तो इस तरह अरस्तु जो लोगों के समूह है या मनुष्य के समूह है उनको दो भागों में बांटता है। कुछ लोग हैं वो शासन करने के लिए जन्म लेते हैं, और अरस्तु कहता है कुछ लोग हैं वो शासित होने के लिए या शासकों की आज्ञा मानने के लिए जन्म लेते हैं। वो कहता है जो मनुष्य आज्ञा मानने के लिए जन्म है वे प्रकृति से दास हैं, और जो कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं वो स्वामी हैं। तो कुछ लोग हैं वो आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं, जबकि कुछ हैं वो आज्ञा देने के लिए। तो जो आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं उनको स्वामी है वो, जो आज्ञा लेने के लिए जन्म लेते हैं वो दास हैं। अरस्तु मानता है कि प्रकृति में असमानता का नियम है, यानी ये असमानता है ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति में सभी जगह ये नियम है कि उत्कृष्ट है वो निष्कृष्ट पर शासन करता है। तो इस तरह स्वामी भी दासों के, जो स्वामी है जो दास हैं वो स्वामी के अधीन रहेंगे। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति मूर्ख और बुद्धिहीन होगा वो दास बनने के योग्य है, और जो व्यक्ति कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो स्वामी बनने के योग्य है। अरस्तु मानता है कि कुछ व्यक्तियों में शारीरिक रूप से शक्ति होती है,
जबकि कुछ लोगों में या कुछ व्यक्तियों में मानसिक रूप से शक्ति होती है। तो अरस्तु कहता है कि दासों में शारीरिक शक्ति पाई जाती है, जबकि जो स्वामी हैं उनमें मानसिक रूप से शक्तिशाली होते हैं या मानसिक शक्ति होती है। तो इस तरह अरस्तु कहता है कि प्रकृति ने ही मनुष्य को अलग अलग गुणों के आधार पे या अलग अलग योग्यताएं और गुण दिए हैं, जिसके आधार पे हम उनको स्वामी और दासों में बांट सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाती है, जिससे कि वो शारीरिक कार्य कर सकें, तो वो दास से होते हैं। जबकि कुछ मानसिक शक्तिशाली होते हैं या मानसिक गुण होते हैं, वो शक्ति होती है जो स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह अरस्तु है, इस तरह वह मानता है कि बौद्धिक और जो शारीरिक शक्तियों की जो असमानता है, इन असमानताओं के कारण ये दास और स्वामी है या इन संबंधों का उदय हुआ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बने ही स्वामी या शासन करने के लिए होते हैं, जबकि कुछ लोग हैं या जो मूर्ख होते हैं, जो विषम वो अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में मूर्ख होते हैं या ऐसा कार्य करते हैं, तो उनको दास बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो अरस्तु ये जो दास प्रथा है उसको स्वाभाविक मानता है, प्राकृतिक मानता है कि प्रकृति इस में सभी मनुष्य हैं वो बुद्धि, योग्यता या गुण इनके आधार पर समान नहीं होते हैं, उनमें असमानता पाई जाती है। कुछ लोगों में गुण है या जो बुद्धि है वो अधिक पाई जाती है, कुछ लोगों में शारीरिक शक्ति अधिक पाई जाती है, कुछ जो व्यक्ति में वो आज्ञा देने का गुण होता है, कुछ व्यक्ति में आज्ञा मानने का गुण होता है। तो इस तरह जो स्वामी दासों का जो संबंध है या ये जो स्वामी दास है, ये प्रकृति की देन है, यानी प्रकृति ने इन लोगों को इस तरह बनाया है कि वह दो वर्गों में विभाजित हो। तो इस तरह दास प्रथा को अरस्तु स्वाभाविक मानता है। दूसरा है कि दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अरस्तु ये कहता है कि दास प्रथा केवल स्वामियों के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि यह दासों के लिए भी लाभदायक है। यानी यह प्रथा दोनों रूप से दोनों के लिए उपयोगी है, इस कारण बनी हुई है। ये कि केवल एक वर्ग के लिए नहीं है या एक वर्ग के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि दोनों वर्गों के लिए लाभदायकारी है। जो बुद्धिमान और जो विवेकी स्वामी है, उनको राजकारी और अन्य जो गुप्तचर के कार्य चलाने के लिए नैतिक और जो बौद्धिक गुणों के विकास की आवश्यकता रहती है। उन नैतिक और बौद्धिक गुणों के विकास के लिए उनको समय और विश्राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी वो अपना नैतिक और बौद्धिक विकास कर पाएंगे, तभी वो राजकारी और जो अन्य गुप्तचर के कार्य हैं वो कर पाएंगे। इनके लिए विश्राम और जो अवकाश है उनकी आवश्यकता होती है। दास उनके लिए अगर मान लो उनको विश्राम या आवश्यक नहीं मिलेगा तो वो अपने नैतिक बौद्धिक गुणों का विकास नहीं कर पाएंगे। दास उनके लिए जो उनकी भौतिक और जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता से मुक्त रखते हैं तथा उनके अन्य गैरुल कार्यों को निपटाकर उनके कार्य के बोझ को हल्का करते हैं, कि जिससे कि उनको उन राज्य के कार्यों या अपने नैतिक बौद्धिक गुणों के लिए विकास या विश्राम मिले। तो इस तरह जो स्वामी है उनके लिए इस कारण उपयोगी है क्योंकि दास उनके लिए समय, जो अवकाश और विश्राम प्रदान करते हैं, जिससे कि अपना वो राज्य से संबंधित कार्य या जो बौद्धिक और नैतिक कार्य हैं वो संपन्न कर सके। दास उनको आर्थिक आवश्यकताओं या जो अन्य आर्थिक बौद्धिक आवश्यकताओं हैं उनसे उनकी चिंता से मुक्त करते हैं। जबकि दासों के लिए इस तरह उपयोगी है, उनके लिए लाभकारी है, क्योंकि जो दास हैं वो निर्बुद्धि और अयोग्य होते हैं, यानी उनमें बुद्धि नहीं होती, वो अयोग्य होते हैं और उसमें स्वयं समझ और विवेक का भी अभाव होता है। अतः अगर मान लो वो योग्य या गुणी स्वामी के अधीन कार्य करते हैं तो उनका सारी जो बौद्धिक विकास है वो भी विकास होता है, और जब ये योग्य स्वयं और विवेकनी स्वामी के संरक्षण में रहें तभी उनका कल्याण है वो संभव होता है। दासों के लिए इस तरह उपयोगी है क्योंकि दास की बौद्धिक और जो नैतिक गुण है उनका विकास उनके संपर्क में रहने के कारण हो जाता है। तो इस तरह दासों के लिए भी उपयोगी है ये और स्वामियों के लिए भी। अगला है नैतिक दृष्टि से दास प्रथा आवश्यक है। अरस्तु का मत है कि स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में पर्याप्त अंतर होता है, क्योंकि स्वामी है वो गुणी होते हैं जबकि दास हैं वो गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, तथा दास का भी काम है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें। तो नैतिक दृष्टि से अंतर होने के कारण भी आवश्यक है कि स्वामी और दास है इनका संबंध आवश्यक है। तो ये तीन है जो दास प्रथा के आधार हैं। अब है दासता के प्रकार। अरस्तु दासता दो प्रकार के बताते हैं, दो प्रकार के दास बताता है। पहला है स्वाभाविक दास है,
यानी जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि या कुशल या अयोग्य होते हैं उनको स्वाभाविक दास होते हैं। यानी जो व्यक्ति प्रकृति से ही इतने निर्बल या इतने बुद्धिहीन होते हैं कि वो दास बनने के लिए लायक होते हैं तो उनको हम स्वाभाविक दास कहते हैं। यानी जिनमें नियमन योग्यता पाई जाती है या जिनको प्रकृति ने ही दास बनाया है या जिनको दास बनने लायक बनाया है। जबकि वैधानिक दास था दूसरा प्रकार है। वैधानिक है युद्ध में या अन्य राज्यों को पराजित कर लाए हुए बंदी लोगों को वैधानिक दास कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति दूसरे राज्यों के साथ युद्ध में बंदी बनाए ला जाते हैं, जो सैनिक या जो लोग, उन बंदी या उन लोगों को अगर दास बनाया जाता है तो हम उनको वैधानिक दास कहते हैं। यानी युद्ध बंदी या उनको योग्यता या उनमें मंदबुद्धि या अयोग्यता के कारण दास नहीं बनाया गया, बल्कि उनको युद्ध में हारने या उनको युद्ध में बंदी बनाए जाने के कारण जीते हुए राज्य ने उनको दास बना लिया है। तो इस तरह दास स्वाभाविक और वैधानिक दासता दो प्रकार की होती है। अरस्तु दासों के संदर्भ में ये व्यवस्था करते हुए भी वह कुछ मान्य व्यवस्था करता है। जैसे अरस्तु कहता है कि स्वामी दास के हित समान है, अतः स्वामी को अधिकारों का जो दुरुपयोग न करते हुए दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी स्वामी को अपने दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है कि जो अरस्तु है वो दासों की संख्या बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वह संख्या है उसको सीमित रखना चाहता है। और तीसरा है कि अरस्तु दासों को प्राकृतिक गुणों के मानता है, प्राकृतिक गुणों के कारण मानता है, वह इसके कानूनी पक्ष को स्वीकार नहीं करता है। इस कारण वह जब कोई दास है वो अगर मान लो अपना बौद्धिक और या जो दास की संतान है अगर बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत है या उनमें बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से प्रधानता है तो वह दासता को छोड़ भी सकता है। यानी इसके कारण ये जो दासता की प्रथा है जन्म पे आधारित नहीं रहेगी, बल्कि योग्यता गुणों के आधार पे अगर कोई दास है या उसकी संतान है अगर वो योग्य गुणी है तो वो दासता नहीं रहेगी या वो मुक्त हो जाएगी। अब है अरस्तु की दासता के सिद्धांत की आलोचना। पहला है दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है, विभिन्न व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनमें कुछ प्राकृतिक समानता पाई जाती है और इस समानता का उल्लंघन करना उनके व्यक्तित्व का उल्लंघन करना है। तो दास प्रथा है वो प्राकृतिक नहीं है। अरस्तु के दूसरी आलोचना है, अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति आज्ञा देने के लिए और कुछ व्यक्ति आज्ञा का पालन करने के लिए पैदा होते हैं। अगर वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था में या औद्योगिक जो प्रणाली है शासन व्यवस्था अगर उनमें इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो अधिकांश श्रमियों को दास मान लिया जाएगा, जो कि किसी भी धारणा से इस प्रकार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरस्तु चाहता है कि दास अपने व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में विलीन कर दे, जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को किसी दूसरे के व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण रूप से एकाकर कर दे। अरस्तु का जो मानव जाति को दो भागों में वर्गीकरण करता है, जो दास है और स्वामी है, ये वर्गीकरण एकदम कृत्रिम और अस्वाभाविक है, यानी ये वर्गीकरण सही नहीं है। अरस्तु का ये जो दासता संबंधी सिद्धांत है ये समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को आघात करता है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो दास हैं उनकी स्वतंत्रता और उनकी समानता बिल्कुल नष्ट हो जाती है, वो अपने स्वामी के अधीन हो जाते हैं और बिल्कुल उसके अधीन कार्य करते हैं। तो ये सिद्धांत है ये समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को आघात करता है। अगला है अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार है वे वैज्ञानिक है। यानी अरस्तु ने दास प्रथा के संदर्भ में कोई वैज्ञानिक या तार्किक तथ्य नहीं दी है, बल्कि ये उन्होंने जो दास प्रथा का जो सिद्धांत दिया है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। अरस्तु की ये जो दासता संबंधी सिद्धांत है ये उस समय की परिस्थितियाँ या उस समय के यूनान के राज्यों के अनुसार है। तो अरस्तु का ये सिद्धांत बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, न ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। अरस्तु ये भी कहता है कि यूनानी व्यक्तियों को दास बनाया नहीं जा सकता। यानी अरस्तु कहता है कि अगर मान लो यूनानी व्यक्ति युद्ध में भी पराजित हो जाएं तो भी उनको दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अरस्तु मानता है कि जो यूनानी व्यक्ति हैं वो केवल स्वामी बनने के लिए पैदा होते हैं, इस कारण उनको दास नहीं बनाया जा सकता। तो अरस्तु के जो दासता संबंधी विचार हैं वो उनके यूनानी जाति की श्रेष्ठता या सर्वोच्चता और उस समय के अपने पूर्वाग्रहों पर आधारित है। तो उसके सिद्धांत को वर्तमान व्यवस्था में किसी भी प्रकार से
उचित नहीं माना जा सकता है। इस तरह अरस्तु के दासता संबंधी विचारों के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि अरस्तु ने दास व्यवस्था को सामाजिक दृष्टि से उसमें आवश्यक मानते हुए भी उसमें सुधार के अनेक प्रयास किए। उन्होंने जो दास है केवल उसी आधार पे या प्राकृतिक आधार पे ही दास बनाने का समर्थन किया जो कि वास्तव में दास बनने लायक है। उन्होंने दासता की मुक्ति का सिद्धांत भी दिया कि जो व्यक्ति गुणी या जो व्यक्तियों में बौद्धिक विकास हो जाता है उनको उससे मुक्त किया जा सकता है। तो ये अरस्तु के दासता संबंधी विचार है। धन्यवाद।